हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तब गाइस आज हम लोग विल्फ्रेड ओवन जो कि एक इंग्लिश पोएट और ब्रिटिश सोल्जर थे वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, तो उनके द्वारा लिखी गई एक पोम इनसेंसिबिलिटी को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी फियर्स एंटी वॉर पोम है। यानी इस पोम में वो वॉर को ग्लोरीफाई या रोमांटिसाइज नहीं करते हैं लाइक अदर पोएट्स, बल्कि वो वॉर के एक्चुअल ग्रूसम रियलिटी को बयां करते हैं, जो कि उन्होंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज अ सोल्जर। तो देखिए, ईयर 1914 से लेकर ईयर 1915 के बीच जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसी बीच यानी ईयर 1915 में विल्फ्रेड ओवन ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते हैं। एंड फिर ईयर 1916 और 1917 में जब बैटल ऑफ सोम चल रहा था नॉर्दर्न फ्रांस में नियर सोम रिवर, जो कि वर्ल्ड वॉर वन का वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड लार्जेस्ट बैटल्स में से एक था, तो उसी बैटल के दौरान वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए थे सेल एक्सप्लोजन की वजह से। एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सेल शॉक, जिससे कि आज हम PTSD कहते हैं, यानी पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो उन्हें फिर वापस ब्रिटेन भेजा गया एंड ही वॉज एडमिटेड टू क्रेग लॉकहार्ट वॉर हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल फॉर सेल शॉक्ड ऑफिसर्स। और फिर वहाँ पर उन्हें उस हॉस्पिटल में ही उनकी मुलाकात सिगफ्रिड सासून से हुई, अनदर फेमस वॉर पोएट एंड ऑफिसर, जिन्होंने फिर विल्फ्रेड ओवन को इंस्पायर किया रियलिस्टिक पोम्स लिखने के लिए। तो सेल शॉक से रिकवर होने के बाद जब उन्हें वापस मिलिट्री कैंप भेजा गया एट रिपन सिटी इन इंग्लैंड ईयर 1918 में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो उसी दौरान इस पोम को इनसेंसिबिलिटी को उन्होंने कंपोज किया था। बट उन्हें फिर वापस से फ्रांस जाना पड़ा एंड 4 नवंबर 1918 में उनकी बैटलफील्ड में या युद्ध भूमि में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो वर्ल्ड वॉर वन का एंड 11 नवंबर 1918 को हुआ एंड 4 नवंबर 1918 को यानी युद्ध खत्म होने से सिर्फ कुछ दिनों पहले ही उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ईयर 1920 में उनके ही फ्रेंड सिगफ्रिड सासून के द्वारा इस पोम को एडिट करके उनके ही पोएटिक कलेक्शन पोम्स में से पब्लिश करवाया गया था। तो ये पोम बेसिकली इनसेंसिबिलिटी के टॉपिक को एक्सप्लोर करता है कि कैसे जो सोल्जर्स होते हैं तो उन्हें अपने अंदर के इमेजिनेशन को, अपने सेंसिटिविटी को, अपने इमोशंस को, उन्हें सब चीज़ को मारना पड़ता है, उन्हें नम करना पड़ता है, ताकि वो वॉर के कॉन्स्टेंट हॉरर्स को सर्वाइव कर सके। तो ये नमनेस या अपने इमोशंस को टोटली सुन कर देना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह है, ताकि सोल्जर्स कॉन्स्टेंटली उस बैटलफील्ड में बने रह सके, वरना वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाएंगे। इसीलिए वो चीज़ उस समय ज़रूरी हो जाता है। बट ये एक ट्रेजेडी की तरह भी है, क्योंकि इससे उनके अंदर का जो इंसानियत है वो छिन जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो बस किसी जीते जागते पत्थर की तरह बनकर रह जाते हैं। तो इस पोम के थ्रू ओवन ऐसे पॉलिटिशियंस को या ऐसे पोएट्स को क्रिटिसाइज करते हैं या उन्हें अटैक करते हैं जो कि वॉर को ग्लोरीफाई करने का, उसे रोमांटिसाइज करने का काम करते हैं बिना उसे एक्सपीरियंस किए ही। और वो ऐसे आर्मी ऑफिसर्स या जनरल्स को भी इस पोम के थ्रू अटैक करते हैं लाइक डगलस हेग, जो कि बिना ठीक से प्लान किए सोल्जर्स को वॉर में बस भेज देते थे रेकलेसली अटैक्स में मरने के लिए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था कि कैसे हर जगह बस लाशें बिछी हुई थी, सोल्जर्स को बस दिन रात गोलियों का सामना करना पड़ता है, ट्रेंच वॉरफेयर के गड्ढे, चूहे, बीमारियां, ठंड से फ्रीजिंग कंडीशन, हंगर, एग्जॉशन, सांस न ले पाना ठीक से गैस अटैक्स की वजह से, और इतना ही नहीं, खुद के कलीग्स या कॉमरेड्स के शरीर के चीथड़े होते हुए देखना। तो ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग और ग्रूसम होता है एक सोल्जर के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, अगर हम बात करें इस पोम के थीम्स की, तो ये पोम वैरायटी ऑफ थीम्स से लाइक इमोशनल नमनेस, dehumanization, futility of war, ignorance versus awareness and critique of glorification जैसे वैरायटी ऑफ थीम्स ये डील करता है। एंड रही बात इस पोम के स्ट्रक्चर की, तो ये पोम फ्री वर्स में लिखा गया है विद ब्रोकन राइम्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6 स्टैंजास विद अ डिफरेंट लेंथ इन एवरी स्टैंजा। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोम से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोम है इनसेंसिबिलिटी, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हैप्पी आर मैन who yet before they are killed can let their veins run cold, whom no compassion flares or makes their feet sore on the alley, cobble with their brothers.
तो इन लाइंस में वेन्स रन कोल्ड का मतलब है इमोशनली नम हो जाना, यानी सोल्जर्स अगर युद्ध भूमि में या बैटलफील्ड में खुद को इमोशनली नम कर ले या इमोशनल डिटैचमेंट कर ले फियर से, पेन से, एम्पैथी से, तो वो फिर वॉर के कॉन्स्टेंट हॉरर्स को और डेथ को सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज नमनेस या अंदर से सुन हो जाना एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। देन नो कंपैशन फ्लेयर्स का मतलब है बैटलफील्ड में ह्यूमन कंपैशन या करुणा को खुद पर हावी ना होने देना, ताकि उस समय आप कंपैशन की वजह से अंदर से वीक ना हो जाएं, टूट ना जाएं। देन फ्लीट सोर यहाँ पर सिंबल है इमोशनल सफरिंग का, यानी अगर सोल्जर्स के अंदर कंपैशन या करुणा नहीं रहेगी बैटलफील्ड में तो वो इमोशनली सफ़र भी नहीं करेंगे वाइल वॉकिंग द बैटलफील्ड कवर्ड विद डेड बॉडीज़। फिर एलिस का मतलब यहाँ पर है नैरो पैथवेज या ट्रेंचेस, यानी ज़मीन में थोड़ा नीचे गड्ढा खोद कर पतले पतले रास्ते बनाना ताकि सोल्जर्स वहाँ से आ जा सके और उसमें छिप कर लड़ा जा सके, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और लास्टली कॉबल्ड का मतलब है कवर्ड, यानी ढका हुआ। तो वो पतले पतले रास्ते भी सोल्जर्स के डेड बॉडी से भर गए थे या ढक गए थे। तो गाइस, इस फर्स्ट स्टैंजा के पहले 5 लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि वो मैन या वो सोल्जर्स हैप्पी होते हैं या खुश रह पाते हैं जो बैटलफील्ड में फिजिकली मरने से पहले वो अपने इमोशंस को नम कर लेते हैं या खुद को डिटैच कर लेते हैं। पिटी, कंपैशन, फियर, एम्पैथी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, वह उसे पहले ही मार देते हैं। तो ऐसे सोल्जर्स जो अपने ह्यूमन इमोशंस को, अपने सेंसिटिविटी को पहले ही नम कर देते हैं, तो उन्हें कोई भी कंपैशन या कोई और इमोशंस बैटलफील्ड में कमज़ोर नहीं बना सकता मेंटली, और ना ही उन नैरो पैथवेज में चलने से जो कि उनके ही ब्रदर सोल्जर्स या कलीग सोल्जर्स के डेड बॉडी से कवर्ड हो जाता है या भर जाता है, तो नैरो पैथवेज में या ट्रेंचेस में चलने से वो इमोशनली सफ़र करते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने आप को इमोशनली डिटैच नहीं करते हैं, तो फिर वो अंदर से टूट कर बिखर जाएंगे और उन्हें अपने ह्यूमैनिटी को, अपने सेंसिटिविटी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि वो वॉर में सर्वाइव कर सके। तो उस सर्वाइवल के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये लिखते हैं, The front line withers, but they are troops who fade, not flowers. For poets, tearful fooling, men, gaps for filling, losers who might have fought longer, but no one bothers. तो इन लाइंस में फ्रंट लाइन का मतलब है सोल्जर्स का वो ग्रुप या वो लाइन या वो यूनिट जो कि दुश्मन के सबसे नज़दीक खड़े होकर लड़ रहे होते हैं। देन विदर का मतलब है जिस तरह से पेड़ की पत्तियां या फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके झड़ जाती हैं, तो उसी तरह से बैटलफील्ड में सोल्जर्स एक एक करके धीरे धीरे वो उनकी डेथ हो जाती है और वो डिसअपियर होने लगते हैं। फिर पोएट्स टीयरफुल फूलिंग का मतलब है एक फॉल्स सेंटिमेंटल और इमोशनल लाई, यानी एक ऐसा झूठ जो कि अक्सर पोएट के द्वारा बोला जाता है इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई और रोमांटिसाइज वॉर। और गैप्स फॉर फिलिंग का मतलब है कि बैटलफील्ड में सोल्जर्स का अस्तित्व या उनकी आइडेंटिटी या उनकी वैल्यू सिर्फ नंबर्स या एम्प्टी स्पेसेस की तरह बनकर रह जाती है, किसी गैप की तरह। यानी अगर एक यूनिट में किसी की डेथ हो जाती है तो उस जगह को या उस नंबर को या उस खाली स्पेस को, उस एम्प्टी गैप को जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, भर दिया जाना चाहिए, ताकि वॉर में लॉस ना हो सके। तो इन लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि वो सोल्जर्स जो दुश्मन के सबसे नज़दीक होते हैं या बिल्कुल फ्रंट लाइन में खड़े होकर लड़ रहे होते हैं, तो उनकी एक एक करके डेथ हो जाती है और वो डिसअपियर होने लगते हैं या फेड होने लगते हैं। बट वो कोई फ्लावर या फूल पत्ते नहीं हैं जो ब्यूटीफुली एक नेचुरल वे में फेड हो जाते हैं, बल्कि वो सोल्जर्स हैं, वो ह्यूमंस हैं और उनकी डेथ पोएटिक या नोबल नहीं है। दे सिंपली गेट वैनिश्ड विदाउट इवन बीइंग नोटिस्ड। तो जो पोएट्स वॉर को ग्लोरीफाई करने का काम करते हैं, उसे रोमांटिसाइज करने का काम करते हैं, तो वो सिंपली एक फेक इमोशनल बात बोल रहे हैं या फॉल्स सेंटिमेंटल चीज़ों को बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं विदाउट एक्सपीरियंसिंग द एक्चुअल रियलिटी ऑफ वॉर, विदाउट एक्सपीरियंसिंग द ब्रूटैलिटी ऑफ वॉर। क्योंकि एक्चुअल वॉर में
मेन या सोल्जर्स को बस नंबर्स की तरह या खाली गैप्स की तरह देखा जाता है, जिससे कि बस फिल करते रहना होता है, रिप्लेस करते रहना होता है, जिसकी भी वॉर जोन में फाइट करते हुए डेथ हो जाती है। और बैटलफील्ड में सोल्जर्स को ऐसे नज़रिए से देखा जाता है जैसे कि अगर उसकी डेथ नहीं हुई होती तो वो और लंबे समय तक लड़ सकता था, बट अब जब उसकी डेथ हो गई है तो ये एक लॉस है जिससे कि अब किसी दूसरे सोल्जर के द्वारा रिप्लेस करना होगा ताकि उनका लॉस ना हो जाए। सो नो वन एक्चुअली केयर्स, और कोई भी वहाँ पर रुकता नहीं है किसी इंडिविजुअल की डेथ पर या शोक मनाने के लिए उस समय। सो एवरी डेथ बिकम्स मीनिंगलेस। फिर इसके सेकंड स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, and some cease feeling, even themselves or for themselves. Dullness best solves the tease and doubt of shelling, and chance's strange arithmetic comes simpler than the reckoning of their shilling. They keep no check on army's decimation. तो इन लाइंस में सम सीज फीलिंग्स का मतलब है दैट सम स्टॉप फीलिंग, यानी कुछ सोल्जर्स एकदम ही इमोशंस को फील करना बंद कर देते हैं। देन डलनेस का मतलब है मेंटल नमनेस और लैक ऑफ अवेयरनेस। फिर शेलिंग का मतलब है कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट और फायरिंग ऑफ बॉम्ब्स। फिर द टीज एंड डाउट का मतलब है कि हमेशा एक कांस्टेंट फियर या डर में रहना एंड एक डाउट एंड अनसर्टेनिटी में जीना कि नेक्स्ट मोमेंट बॉम्ब कब गिरेगा, कहाँ गिरेगा, ज़मीन के किस कोने में गिरेगा, कहाँ फायरिंग होगी नेक्स्ट। देन स्ट्रेंज अरिथमेटिक का मतलब है रैंडम लक और फेट इन वॉर। कौन मरता है, कौन जीता है वॉर में, ये एक रैंडम लक या फेट पर डिपेंड करता है क्योंकि बैटलफील्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर रेकनिंग ऑफ देयर शिलिंग का मतलब है कैलकुलेटिंग देयर और काउंटिंग देयर वेजेस और पे। ओल्ड ब्रिटिश कॉइन को शिलिंग कहा जाता है, सो काउंटिंग देयर कॉइन्स और शिलिंग। एंड लास्टली डेसिमेशन का मतलब है बहुत ही बड़े स्केल पर मैसिव डिस्ट्रक्शन और किलिंग, खून खराबा। तो गाइस इसके सेकंड स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ सोल्जर्स इस पॉइंट तक पहुँच जाते हैं कि उन्हें कुछ भी फील होना ही बंद हो जाता है। उन्हें मेंटली पेन फील नहीं होता, ना ही फियर, कंपैशन या सेंसिटिविटी। वो इतने नम पड़ चुके होते हैं या सुन्न हो गए होते हैं कि वो अपने एग्जिस्टेंस को भी फील करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अपने सेफ्टी, वेलबींग या अपने लाइफ के बारे में परवाह करना भी छोड़ देते हैं। अब बैटलफील्ड में बॉम्ब कब और कहाँ गिरेगा ये चीज़ हमेशा अनसर्टेन होता है, इसीलिए मन में हमेशा डर बना रहता है। तो अब ऐसे कांस्टेंट हॉरर या फियर को कोप अप करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए इमोशनल नमनेस ही एकमात्र उपाय रह जाता है। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे और हो सकता है कि वो सोचते सोचते पागल भी हो जाएं। इसीलिए मेंटल नमनेस या इमोशनल डिटैचमेंट ही एकमात्र रास्ता उनके पास रह जाता है। एंड इसके अलावा बैटलफील्ड में किसी भी सोल्जर का लाइफ या उसकी डेथ प्योरली लक या फेट पर बेस होता है। एंड एक सोल्जर के लिए डेथ को रैंडमली एक्सेप्ट करना ज़्यादा सिंपल है बजाय कि अपने वेजेस को काउंट करना, उसके बारे में सोचना, चिंता करना या फिर कुछ भी और लॉजिकल चीज़। दे जस्ट एक्सेप्ट फेट विदाउट क्वेश्चन। एंड बैटलफील्ड में सोल्जर्स इतना वास्ट स्केल पर डिस्ट्रक्शन को या फिर किलिंग को एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि फिर उनके लिए डेथ बहुत ही कॉमन हो जाता है एंड दे डोंट इवन काउंट द लॉसेस एनीमोर। वो चीज़ों को ट्रैक करना या उसका रिकॉर्ड रखना भी छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर इसके थर्ड स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, Happy are these who lose imagination. They have enough to carry with ammunition. Their spirits drags no pack. Their old wounds, save with cold, can no more ache. Having seen all things red, their eyes are rid of the hurt of the color of blood forever. तो इन लाइंस में कैरी विथ एम्यूनिशन का मतलब है बंदूक, गोलियां और बाकी सब जो हथियार होते हैं वो सब, जिससे कि उन्हें कैरी करना पड़ता है या करना पड़ता था ड्यूरिंग वॉर टाइम। फिर ड्रैग्स नो पैक का मतलब है कैरिंग नो इमोशनल बैगेज और बर्डन, यानी मन में किसी भी तरह का कोई इमोशनल वुंड, घाव या जख्म लेकर नहीं चलना। फिर सेव विथ कोल्ड का मतलब है एक्सेप्ट व्हेन इट्स कोल्ड, यानी सिवाय ठंड के समय जब बॉडी में जो फिजिकल पेन होता है वो सच में पता चलता है। देन
ऑल थिंग्स रेड का मतलब है कि युद्ध भूमि या बैटलफील्ड जो है वो ब्लडशेड और वायलेंस से भरा होता है, खून खराबी से भरा होता है। और लास्टली देयर आईज आर रेड का मतलब है कि उनकी आंखें इतना सब खून खराबा देख देख कर उस चीज़ को इतना यूज टू हो चुके हैं दैट नथिंग डिस्टर्ब्स देयर आईज एनी मोर और नथिंग शॉक्स देम। वो उस चीज़ से भी फ्री हो गए हैं, उस डिस्टर्बेंस या सफरिंग से भी फ्री हो गए हैं वो। सो गाइस, इस थर्ड स्टैंजा के पहले 7 लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं दैट वो सोल्जर्स जो अपने सेंस ऑफ इमेजिनेशन को लूज कर देते हैं या उसे छोड़ देते हैं या नम कर सकते हैं, तो वैसे सोल्जर्स हैप्पी होते हैं। नॉट ट्रूली हैप्पी बट जस्ट फॉर्चुनेट एनफ इन अ ट्रैजिक वे। यानी वो बस खुशकिस्मत वाले होते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन का मतलब है सोचना, सोचने की शक्ति, विजुअलाइज कर पाना उन हॉरर्स को, अपने फैमिली को, फियर्स को, डेथ को, जो कि उनके लिए अनबियरेबल हो जाएगा, असहनीय हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी इतना फिजिकल वेट्स को कैरी करके चलते हैं, जैसे कि गोलियां हो गए, बंदूक हो गए, बाकी सारे जो बड़े हथियार हो गए, बैग्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए उतना ही सफिशिएंट है। बट अगर वो इसके अलावा अपने इमोशनल वुंड्स को, इमेजिनेशन को भी अपने साथ लेकर कैरी करके चलने लगे, तो ये फिर उनके लिए एक्स्ट्रा बर्डन की तरह या बोझ की तरह हो जाएगा, जिसके बाद फिर वो चल नहीं पाएंगे। इसीलिए वो सोल्जर्स अपने इमोशंस को, अपने इमेजिनेशंस को, अपने सेंसिटिविटी को, ये सबको नम कर लेते हैं ताकि उन्हें अपने दिमाग में, अपने स्पिरिट में किसी भी तरह का कोई इमोशनल बैगेज या बर्डन लेकर ना चलना पड़े। और फिर पोएट आगे ये कहते हैं कि उन सोल्जर्स के पुराने जख्म या उनके वुंड्स जो होते हैं, घाव, तो वो ना तो उन्हें अब इमोशनली हर्ट करते हैं और ना ही उन्हें फिजिकली, सिवाय ठंड के मौसम में छोड़कर, जब उन्हें फिजिकल पेन सच में थोड़ा बहुत महसूस होता है। अदरवाइज नॉर्मल टाइम्स में उन्हें ना तो फिजिकल पेन महसूस होता है और ना ही इमोशनल पेन उन पुराने जख्मों का। और उन सोल्जर्स ने बैटलफील्ड में इतना खून खराबा, इतना वायलेंस देख लिया होता है कि उनकी आंखें अब डिसेंसिटाइज हो चुकी होती हैं। उनके लिए वो अब कॉमन सा हो गया होता है और उनकी आंखें अब वैसे खून खराबे या ब्लडशेड को देखकर अब और शॉक नहीं होती हैं। दैट रेड कलर नाइदर कॉजेज एनी पेन और फियर इन देम, नॉर वो उन्हें सरप्राइज या डिस्टर्ब करता है इमोशनली। वो इतने नम या डिटैच हो गए हैं। और फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये लिखते हैं, and terror's first constriction over, their hearts remain small drawn, their senses in some scorching coterie of battle, now long since ironed, can laugh among the dying unconcerned। तो इन लाइंस में टेरर का मतलब है हॉरर, पैनिक या इंटेंस फियर, जो कि एक सोल्जर युद्ध भूमि के दौरान एक्सपीरियंस करता है पहली बार। फिर कंस्ट्रिक्शन का मतलब है हमारे हार्ट या दिल का डर की वजह से टाइट हो जाना, एज इफ वो श्रिंक हो गया हो, क्योंकि फियर या डर दिल और दिमाग को जकड़ लेता है, उसे ग्रिप कर लेता है। देन स्मॉल ड्रॉन का मतलब है क्लोज टू इमोशंस परमानेंटली, यानी उनका दिल इमोशनली बिल्कुल नम हो चुका है, परमानेंटली बंद हो चुका है। फिर स्क्रॉचिंग का मतलब है बर्निंग इंटेंसली और समथिंग वेरी हॉट। एंड कॉटरी एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है आग की मदद से घाव या जख्म को जला देना ताकि वो ब्लीड करना बंद कर दे या इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। बट इसका मीनिंग यहाँ पर इस पोम में थोड़ा चेंज हो गया है, एंड इट मीन्स दैट फियर्स एंड बर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ वॉर हैव स्कार्ड एंड नम द सेंसेस ऑफ सोल्जर्स। एंड लास्टली आयरन का मतलब है फ्लैटेंड, प्रेस्ड आउट और मेड इमोशनलेस, यानी स्क्वीज करके इमोशंस को दिल और दिमाग से बाहर निकाल देना। तो गाइस, इस थर्ड स्टैंजा के आखिरी 5 लाइनों में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं दैट वॉर के बिगनिंग में जब एक सोल्जर बैटल के हॉरर को, उसके पैनिक एंड इंटेंस फियर को एक्सपीरियंस करता है, तो उनका दिल फियर एंड हॉरर की ग्रिप की वजह से उनका दिल या हार्ट श्रिंक हो जाता है, टाइट हो जाता है या नम पड़ जाता है। और एक बार वो उस फर्स्ट शॉक को या उस ब्रूटल फेस को पार कर लेते हैं, तो उसके बाद उनका दिल परमानेंटली क्लोज हो जाता है, हार्डन हो जाता है, इमोशंस के लिए उनका दिल बंद हो जाता है। एंड वॉर या बैटल का वो फियर्स बर्निंग एक्सपीरियंस उनके सेंसेस को पूरी तरह से जलाकर नम कर देता है एंड उनके इमोशंस एंड सेंसिटिविटी को प्रेस करके या स्क्वीज करके बाहर निकाल देता है उनके दिल और दिमाग से, जिसके बाद वो मरते हुए लोगों के बीच में भी हंस सकते हैं, नॉट बिकॉज दे आर क्रूअल और हार्टलेस बट बिकॉज दे हैव बिकम कम्प्लीटली नम्ब टू पेन एंड डेथ। एंड अब उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता अंदर। फिर इसके 4th स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं,
Happy the soldiers home with not a notion how somewhere every dawn some men attacked and many sighs are drained. Happy the lads whose mind was never trained. His days are worth forgetting more than not. His sings along the march which we march taciturn because of dusk, the long forlorn relentless trend from larger day to huger nights. तो इन लाइंस में नॉट अ नोशन का मतलब है टू बी कम्प्लीटली अनअवेयर और हैविंग नो आइडिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मेनी साइज आर ड्रेन का मतलब है मेनी लाइव्स एंड लास्ट ब्रेथ्स आर बीइंग लॉस्ट इन द बैटलफील्ड, यानी बहुत से सोल्जर्स अपने आखिरी सांसें युद्ध भूमि में त्याग देते हैं। देन लैड का मतलब है यंग अनट्रेन्ड बॉय सोल्जर, यानी जो अभी कम उम्र में होते हैं और जिनको कि आर्मी में भर्ती हो जाते हैं और उनको अभी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। देन मोर देन नॉट का मतलब है दैट इट्स मोर वर्थ फॉरगेटिंग दैन रिमेंबरिंग एनीथिंग, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे भुला देना ज़्यादा बेहतर होता है बजाय कि उस चीज़ों को याद रखने के। देन वी मार्च टैसिट्रम का मतलब है दैट जो एक्सपीरियंस सोल्जर होते हैं वो साइलेंटली मार्च करते हैं बिकॉज दे हैव सीन एनफ डेथ एंड सफरिंग। देन डस्क, जिसका यूजुअल मीनिंग होता है इवनिंग टाइम या शाम और रात के बीच का समय, बट यहाँ पर उसका मीनिंग है डेथ, डार्कनेस एंड होपलेसनेस। देन फॉरलोन का मतलब है होपलेस और सैड। देन रेस्टलेस ट्रेंड का मतलब है एंडलेस और अनएंडिंग जर्नी ऑफ सोल्जर्स। एंड लास्टली ह्यूगर नाइट्स का मतलब है इमेंस डीप डार्कनेस। तो गाइस इसके फोर्थ स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि वो सोल्जर्स जो अपने घर पर होते हैं एंड कम्प्लीटली अनअवेयर होते हैं कि कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है एंड हर सुबह कितने मेन या कितने सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं एंड हर रोज़ कितने ही सैनिकों की जान युद्ध भूमि में चली जाती है एंड कितने सोल्जर्स अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो अपना दम तोड़ देते हैं युद्ध भूमि में। तो ऐसे सोल्जर्स जो कम्प्लीटली अनअवेयर हैं चीज़ों को लेकर वो मेंटली हैप्पी हैं। एंड वो अनट्रेन सोल्जर्स जिनका माइंड कभी ट्रेन नहीं हुआ होता है एंड जो कि चीज़ों के गहराई को नहीं समझते हैं, जिनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे सिंपल और थॉटलेस सोल्जर्स वैसे तो हैप्पी होते हैं बट उनका लाइफ एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है। तो उसे भुला देना ज़्यादा बेटर है बजाय कि उसे याद रखने के, बिकॉज देयर इज़ नथिंग नोबल और मीनिंगफुल इन देयर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वेयर देयर इज़ नो अवेयरनेस इन इट। एंड जो यंग सोल्जर्स होते हैं, जो नए नए जिनकी भर्ती हुई होती है, तो वो बहुत ही चेयरफुली गाना गाते हुए बैटल फील्ड की तरफ मार्च करते हैं या आगे बढ़ते हैं। बट जो एक्सपीरियंस सोल्जर होते हैं तो वो साइलेंटली मार्च करते हुए आगे बढ़ते हैं बिकॉज उन्होंने डेथ को एंड सफरिंग को बहुत करीब से जाना होता है। एंड उन सोल्जर्स की जर्नी जो है वो किसी अनएंडिंग जर्नी की तरह होती है विदाउट एनी होप, जहाँ पर हर दिन वो डेथ के एक कदम या एक स्टेप करीब होते हैं, उसके क्लोज होते हैं। एंड उन सोल्जर्स की जर्नी लाइफ की ब्राइट साइड से होकर वो डेथ के इमेंस डार्कनेस में ख़त्म होती है, विच सिम्बलाइजेस डेथ, डिस्पेयर एंड फ्यूटिलिटी। फिर इसके फिफ्थ स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, We wise, who with a thought besmirch blood over all our soul, how should we seek our task but through his blunt and lashless eyes? Alive, he is not vital over much, dying, not mortal over much, nor sad, nor proud, nor curious at all. He cannot tell old men's placidity from his. तो इन लाइंस में वी वाइज का मतलब है वो लोग जो अवेयर हैं, थॉटफुल हैं, जिनका माइंड अभी भी सेंसिटिव है। देन बिस्मर्च का मतलब है टू स्टेन और मेक समथिंग डर्टी, यानी दाग लगा देना या गंदा कर देना। फिर ब्लंट का मतलब है विदाउट फीलिंग एंड लैशलेस आइज का मतलब है लाइफलेस आइज या एक्सप्रेशनलेस आइज। देन वाइटल ओवर मच का मतलब है फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी एंड स्पिरिट। देन नॉट मॉर्टल ओवर मच का मतलब है नॉट फुल्ली ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ फीलिंग एंड अवेयरनेस, यानी वो सोल्जर्स फीलिंग, इमोशंस या सेंसिटिविटी के मामले में वो भीतर से अवेयर नहीं है, वो कम्प्लीटली नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं रह गए हैं। एंड लास्टली प्लेसिडिटी का मतलब है कामनेस और पीसफुलनेस, जो कि ओल्ड एज में आता है एक्सेप्टेंस से। तो गाइज इसके फिफ्थ स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं दैट वैसे लोग जो भीतर से अवेयर हैं, सेंसिटिव हैं, थॉटफुल हैं, तो वैसे लोग अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करते हैं, सौरों को फील करते हैं, दर्द महसूस करते हैं उन सभी ब्लडशेड या खून खराबे के लिए जो कि युद्ध भूमि में बहाए गए हैं। वो अंदर से ऐसा फील करते हैं जैसे कि उनकी आत्मा उस लाल रंग के खून के दाग से मैली हो गई है या ध्रूषित हो गई है जो कि युद्ध भूमि में बहाए गए हैं।
और फिर राइटर आगे ये कहते हैं कि आखिर कैसे हम पोएट्स या फिर कोई भी और राइटर वॉर को ट्रूथफुली दिखाए या उसे शो करे। हम वॉर को ट्रूथफुली या ऑनेस्टली तभी दिखा पाएंगे जब हम वॉर को उन सोल्जर्स के डेड आईज से या उनके एक्सप्रेशनलेस आईज से या उन लाइफलेस आंखों से देखेंगे, जो कि वॉर के एक्चुअल रियलिटी को बयां करता है, ना कि किसी इमोशनल इमेजिनेशन या प्रोपेगेंडा के लेंस से। तो अगर हमें वॉर के रियलिटी को देखना है तो हमें उन सोल्जर्स के नज़रों से देखना होगा, तभी हम उसके रियलिटी को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। एंड वो सोल्जर्स जो हैं, जो बैटल फील्ड में लड़ रहे होते हैं, तो वो ज़िंदगी और मौत के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ज़िंदा होते हुए भी वो अंदर से उनके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है। एंड अगर वो मर भी रहे हैं तो उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। वो बस किसी पत्थर की तरह या किसी मशीन की तरह बनकर रह गए हैं, विच फील्स नथिंग। वो सोल्जर्स अंदर से बिल्कुल नम हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशन, अवेयरनेस और ह्यूमन फीलिंग्स। ना तो उन्हें मृत्यु का कोई भय है या दुख है, ना तो उन्हें इस चीज़ का कोई प्राउड फील होता है कि वो उस वॉर में लड़ रहे हैं या फाइट कर रहे हैं। एंड ना ही वो इस चीज़ को लेकर क्यूरियस हैं कि आखिर वो लड़ क्यों रहे हैं, आखिर ये फाइट क्यों हो रहा है। वो बस मैकेनिकली जिंदा हैं विदाउट एनी थॉट्स और फीलिंग्स, और वॉर ने उनके अंदर के सभी इमोशंस को जलाकर भस्म कर दिया है। सो वो सोल्जर्स ये डिफरेंस नहीं कर सकते या नहीं बता सकते बिटवीन ट्रू पीस एंड कामनेस, जो कि ओल्ड एज में एक्सेप्टेंस से आता है, एंड कोल्ड एम्प्टीनेस और इमोशनल डेथ, जो कि ट्रॉमा की वजह से होता है। तो उनके अंदर का जो साइलेंस है वो उनके हार्ट के नम हो जाने की वजह से या डेड हो जाने की वजह से है। तो वो इस चीज़ को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और अब फाइनली इसके लास्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, But cursed are dullards whom no cannon stuns, that they should be as stones. Rest are they and mean, with paucity that was never simplicity. तो इन लाइंस में डलर्ड्स का मतलब है वैसे लोग जो इमोशनली डल और इनसेंसिटिव हैं, और दोज हु आर लैकिंग अवेयरनेस और कंपैशन। देन नो कैनन स्टंट्स का मतलब है कि अब कोई भी कैनन फायर उन्हें शॉक या इफेक्ट नहीं करता है। देन रेस्ट का मतलब है मिजरेबल, एंड पॉसिटी का मतलब है स्केर्सिटी, यानी लैक ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स विद इन। तो इन लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं दैट वैसे सोल्जर्स एक्चुअली में कर्स्ड हैं, ब्लेस नहीं बल्कि कर्स्ड हैं, यानी श्रापित हैं, जिन्हें कि वॉर के हॉरर्स या कैनन फायर के साउंड भी अब शॉक नहीं करते हैं या उन्हें मूव नहीं करते हैं, उन्हें अवेक नहीं करते हैं, उन्हें जगाते नहीं हैं। तो वैसे सोल्जर्स एक्चुअली में कोल्ड और लाइफलेस हो चुके हैं, बिल्कुल किसी पत्थर की तरह। एंड पोएट उन्हें रेस्ट या मीन भी कहते हैं, यानी वो पिटिफुल एंड स्मॉल माइंडेड भी हैं, बिकॉज उनका लैक ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस कोई इनोसेंस या मासूमियत नहीं है, और ना ही वो कोई प्योरिटी है, बल्कि वो मॉरल वीकनेस है, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। इसीलिए पोएट उन्हें मीन, स्मॉल माइंडेड एंड मिजरेबल कहते हैं, बिकॉज देयर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस और एब्सेंस ऑफ कंपैशन मेक्स देम ट्रूली मिजरेबल। और फिर इसके लास्ट 6 लाइन्स में पोएट ये लिखते हैं, By choice they made themselves immune to pity and whatever moans in man, before the last sea and the helpless stars, whatever moans when many leave these shores, whatever shares the eternal reciprocity of tears. तो इन लाइंस में मोन्स इन मैन का मतलब है वो पेन एंड सफरिंग जो कि हर इंसान अपने भीतर महसूस करता है। देन बिफोर द लास्ट सी का मतलब है दुनिया के शुरू होने से पहले या बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। देन हेपलेस स्टार का मतलब है अनफॉर्चुनेट स्टार या अनलकी स्टार, जिन्होंने इंसानों को, ह्यूमंस को जो देखते आए हैं, जिन्होंने हमेशा से उन्हें विटनेस किया है। देन मेनी लीव दिस शोर का मतलब है वो सोल्जर्स जो कि युद्ध भूमि में अपनी जान गंवा देते हैं। एंड लास्टली रेसिप्रोसिटी ऑफ टीयर्स का मतलब है दूसरों के दुख दर्द को समझना, उसे महसूस करना, यही हमें इंसान बनाता है। तो इन लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं दैट वो लोग जो खुद अपनी मर्जी से, अपने खुद के चॉइस से अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कट कर देते हैं टू इम्यून देमसेल्फ और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ताकि वो दुख दर्द को फील ना करे, तो वैसे लोग जो अपने ह्यूमन नेचर के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे डीपेस्ट पार्ट को ही कट कर देते हैं, तो वैसे लोग एक्चुअली अपने ह्यूमन होने के एसेंस को ही कट कर रहे हैं। तो जितने भी जो नेचुरल ह्यूमन इमोशंस मिलकर हमें इंसान बनाते हैं, लाइक पेन, एम्पैथी, सॉरो एक्सेट्रा, तो वैसे लोगों के लिए ये सभी इमोशंस एंड ह्यूमन सफरिंग क्लोज हो जाता है।
एंड फिर पोएट आगे ये भी कहते हैं कि ये जो एबिलिटी है दूसरों के दर्द को फील करना, अपने अंदर करुणा रखना, कंपैशन रखना, ये सब हम इंसानों के अंदर दुनिया के शुरू होने से भी पहले से था एंड क्रिएशन के एंड तक ये हमारे अंदर ही रहेगा, अनलेस कि कोई खुद उसे अपने अंदर कट ना कर ले, उसे ख़त्म ना कर ले। तो सच्चे इंसान को दुख होता है जब कोई दूसरा इंसान दुनिया छोड़कर चला जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। बट अगर कोई इनसेंसिटिव है तो उसे कुछ भी फील नहीं होता है, भले ही हज़ारों लोग क्यों ना मर जाएं। तो एक इंसान होने का मतलब ही है अपने पेन एंड इमोशंस को शेयर कर पाना एंड दूसरों के इमोशंस एंड फीलिंग्स को समझ पाना, उसे अंडरस्टैंड करना। एंड वही चीज़ हमें हमेशा से या इटर्निटी से एक साथ जोड़ कर रखता आया है। एंड जो भी इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं वो ट्रूली कर्स्ड हैं, यानी श्रापित हैं, बिकॉज उन्होंने अपने ह्यूमैनिटी को, अपने इंसानियत को ही खो दिया है। तो इसी के साथ ये पोम यहाँ पर ख़त्म होता है।